Okay, we'll discuss today projectile motion, right? आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन सर कल के टेस्ट में ये आने वाला है? नहीं, कल नहीं आएगा। 20 का जो टेस्ट है ना उसमें आएगा। कल के टेस्ट में नहीं, कल के टेस्ट में जो हमने सीखा था न्यूटन्स लॉ में बस उतना ही रहेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन. What is the meaning of 2 dimensional motion? If I am saying कि projectile motion is a 2 dimensional motion, ये 2 dimensional motion का मतलब क्या है? सर उसको x और y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा, राइट? अब जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो मैंने आपको ऐसे ग्राफ बना के दिया। Let's have this as my x axis. ये मेरा x डैश है, ये y एक्सिस और ये y डैश। अब आप ऐसे अज्यूम करो बेटा कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है। सो ये कैसा मोशन है? इज इट 1 डायमेंशनल मोशन की 2 डायमेंशनल मोशन? अगर मैं पार्टिकल के मोशन का ये ग्राफ प्लॉट करके दे रहा हूँ, इफ दिस इज द ग्राफ, सो इस केस में जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो 1 डायमेंशनल मूवमेंट है कि 2 डायमेंशनल मूवमेंट है? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल कैसे ली सर? 2 डायमेंशनल कैसे बेटा? सर वो x और y एक्सिस के दोनों के अलोंग मूव कर। नहीं, अब देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ आर्यन, एक बार देखो। जस्ट वी हैव स्टार्टेड विद कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशन का मतलब हो गया पार्टिकल 2 डायरेक्शन में चल रहा। आप देखिए अलीशा, यहाँ पे कंसंट्रेट करो। आप ये ग्राफ मैंने बनाया पार्टिकल के मोशन का। अब देखो पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या चेंज कर रहा है? x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब कि पार्टिकल x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है कि y की तरफ मूव कर रहा है कि दोनों की तरफ मूव कर रहा है? पार्टिकल x की तरफ। आप समझिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, सो y कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग, ओनली द x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, राइट? सो अगर पार्टिकल का सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है तो ये पार्टिकल का जो मूवमेंट है या मोशन है, ये कैसा मूवमेंट है? इज इट 1 डायमेंशनल कि 2 डायमेंशनल? 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल, करेक्ट। सो ये 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, है ना? ये 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, राइट? समझा बेटा अलीशा, ये क्यों 1 डायमेंशनल है ये? यस सर। ओके, दिस इज 1 डायमेंशनल मोशन। और ये 1 डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल कौन से एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है? इज इट मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस कि y एक्सिस? x एक्सिस। हाँ, इस केस में पार्टिकल इज मूविंग अलोंग व्हाट? अलोंग x एक्सिस। और ये 1 डायमेंशनल मोशन, राइट? अगर आप इसी वे में, मैं आपसे एक और ग्राफ लेके पूछता हूँ। लेट्स हैव दिस एज माय x एक्सिस, x डैश, और ये मेरा मान लो बेटा y एक्सिस है और ये y डैश। अब इस केस में मान लो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। दिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, लेट्स से। बताइए ये कैसा मोशन है? इज इट 1 डायमेंशनल मोशन की 2 डायमेंशनल? 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल। सो ये जैसे ये 1 डायमेंशनल मोशन था, इन द सेम मैनर ये भी मेरा 1 डायमेंशनल मोशन है। ये भी मेरा 1 डायमेंशनल मोशन है। और इस केस में जो पार्टिकल मूव कर रहा है, इज दिस पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस की y एक्सिस? y एक्सिस। राइट? सो इट इज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y एक्सिस। Am I clear? So this is also the graph of 1 dimensional motion. ये भी मेरा ग्राफ 1 dimensional motion का ही है। अब मान लो in the same manner मैं आपसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन वैसे ही प्लॉट करता हूँ। Let's have this as my x axis. ये मेरा x डैश, ये आप y एक्सिस ले लो, and let's have this as y डैश। अब अगर मान लो पार्टिकल की ये मोशन का ग्राफ है, ये कैसा मूवमेंट है? Is it 1 dimensional motion की 2 डायमेंशनल? 1 डायमेंशनल। 1 हाउ कम बेटा 1 डायमेंशनल कैसे है ये? यहाँ पे पार्टिकल x में भी मूव कर रहा है कि y में भी मूव कर रहा है कि दोनों में मूव कर रहा है? सर दोनों में मूव कर रहा है, राइट? लेकिन फिर भी ये 1 डायमेंशनल मोशन है। क्यों ये 1 डायमेंशनल मोशन है आर्यन? समझना बेटा, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ही प्लॉट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इस
को ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन प्लॉट दिस। आप ये कार्टेशियन प्लेन को रोटेट भी कर सकते हो, राइट। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल, दूसरा लाइन हमेशा वर्टिकल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वी कैन रोटेट दिस आल्सो। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं कार्टेशियन प्लेन को ऐसे भी घुमा के बना सकता हूँ। सी, सो कार्टेशियन प्लेन को मैंने ऐसे भी रोटेट करके बना दिया। अब देखो, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन को रोटेट कर दूं सच दैट कि ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। अब मुझे बताइए, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन को ऐसे रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज में, अब ये कैसा मोशन बना? इज इट वन डायमेंशनल की टू डायमेंशनल? वन डायमेंशन। वन डायमेंशनल, राइट। वो दिख रहा था पहले कि वो टू डायमेंशनल है, बट एक्चुअली वो टू डायमेंशनल नहीं था, ये वन डायमेंशनल ही मोशन था। सर बट अगर हमें दिया होगा कार्टेशियन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और नहीं, ऐसा, तभी नहीं, कार्टेशियन आप घुमा सकते हो। अगर दिया भी है तो आप कार्टेशियन प्लेन को रोटेट कर लो। इज इट क्लियर? अगर आप कार्टेशियन प्लेन को रोटेट कर दोगे तो वन डायमेंशनल ही बनेगा। तो जितने भी स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑल स्ट्रेट लाइन मोशंस आर वन डायमेंशनल इन नेचर। जितने भी, किसी भी, इधर चले इधर चले इधर चले किधर भी चले, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब है कि दैट पार्टिकल इज इन वन डायमेंशनल मोशन। चाहे इधर मूव कर जाए, इधर मूव कर जाए, इधर मूव कर जाए, कहीं भी मूव कर जाए, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है सो दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। इज इट क्लियर निकिता? यस सर। So the point is the movement of particle, so movement of particle along straight line, ये भी आपका पेंडिंग है स्ट्रेट लाइन का मोशन, वो मैं बाद में करूंगा, अभी टू डायमेंशनल करेंगे। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन is always one dimensional motion, है ना। सो पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा, पार्टिकल का मूवमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में अगर है तो हमेशा पार्टिकल का मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में विल बी वन डायमेंशनल मोशन, है ना। सो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज वन डायमेंशनल मोशन। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया सभी को? यस सर। वेरी गुड। वैष्णवी, सार्थक, निकिता, क्लियर बेटा सबको ये पॉइंट? यस वेरी गुड। सो पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो हर स्ट्रेट लाइन मोशन पार्टिकल का इज ऑलवेज वन डायमेंशनल, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में किधर भी चले, इधर इस डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में चले, इफ इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन दैट विल बी वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन इमेजिन करो कि अगर पार्टिकल ऐसे कुछ चल रहा है, if particle is let's have same ऐसे दे लें, x dash, this is to be y and y dash, and let's assume बेटा कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है। ये जो पार्टिकल का मूवमेंट है ये वन डायमेंशनल मूवमेंट है कि टू डायमेंशनल मूवमेंट है? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप एक्सिस को कैसे भी घुमा दो पार्टिकल एक्स और वाई दोनों में चलेगा। सो ये जो मोशन है पार्टिकल का, दिस इज माय टू डायमेंशनल मोशन। यस और नो बेटा? ये टू डायमेंशनल है या नहीं? आप कार्टेशियन प्लेन को कैसे भी घुमा दो, इधर यू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, हमेशा एक्स में और वाई में दोनों में चलेगा। तो ये जो पार्टिकल का मोशन है, दिस मोशन ऑफ द पार्टिकल इज टू डायमेंशनल मोशन। एम आई क्लियर? क्लियर है पॉइंट? टू डायमेंशनल मोशन समझ में आया? ओके। यस सर। So, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा था सो दैट मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन। अगर पार्टिकल कर्व के फॉर्म में चलेगा तो वो पार्टिकल का मोशन टू डायमेंशनल मोशन होगा। इज इट क्लियर बेटा? सर यहाँ एक्स और वाई पे क्या है, मतलब कुछ पोजीशन बता रहा है, एक्स और वाई ये पोजीशन बता रहे हैं। जैसे यहाँ मान लो पार्टिकल रहा होता, मान लो पार्टिकल यहाँ रहा होता, तो इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट होता वो x1, y1 हो जाता। इसका पोजीशन बताने के लिए x1 भी है और y1 भी चाहिए, so therefore it is two dimensional motion. So x और y, this will indicate the position of that particle. ये पार्टिकल का पोजीशन बताएगा। अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया तो x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, यहाँ चला गया तो x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, एंड सो ऑन।
इज इट क्लियर? Yes. गुड। अब टू डायमेंशनल के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो टू डायमेंशनल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इस डायमेंशन को अलग सॉल्व करो, इस डायमेंशन को अलग सॉल्व करो। तो पहले हम क्या करेंगे, टू डायमेंशन के प्रॉब्लम को इंडिविजुअल डायमेंशन में ब्रेक कर देंगे। इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और बाद में सबको क्लब करके आंसर बता देंगे। पहले फॉर्मेट समझो कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। फॉर सॉल्विंग टू डायमेंशनल प्रॉब्लम्स विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन इंडिविजुअल डायमेंशन। तो टू डायमेंशन के प्रॉब्लम को एक एक डायमेंशन में तोड़ दो। इस डायमेंशन को सेपरेट सॉल्व करो, इस डायमेंशन को सेपरेट सॉल्व करो, बाद में दोनों को क्लब कर दो और क्लब करके फाइनल आंसर बता दो। व्हाट द पॉइंट, कैसे सॉल्व करना है? फॉर दीज रिपीट अगेन, इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन सिंगल डायमेंशन। प्रॉब्लम को सिंगल डायमेंशन में तोड़ दीजिए, हर डायमेंशन को इंडिविजुअली सॉल्व करो, बाद में उनको क्लब करो और क्लब करके फाइनल आंसर प्रेजेंट करो। ठीक है, क्या समझा बेटा पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, कैसे अप्रोच करेंगे टू डायमेंशन को? ओके, अब देखिए मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ समझने के लिए, है ना। सो मान लीजिए मैंने आपको ये बोला है कि पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दिया है मैंने आपको 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। ये मेरा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। और पार्टिकल ने जो एक्सेलरेशन दिया है वो एक्सेलरेशन मैं आपको दे रहा हूँ, मान लो i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया मैंने आपको 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया है i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड्स पे पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ये आपको करना है। ठीक है, कैसे अप्रोच करेंगे इसको? सर हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u बाई टी यूज करेंगे। हाँ देखो, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, बट अभी के लिए नोट कर लो ये बात कि अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ना तो टाइम पे डिपेंड कर रहा ना पोजीशन पे। एज आई एम सेइंग कि मान लो मेरा एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, सो ये अगर मैंने आपको एक्सेलरेशन बोला है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, सो ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? बताइए, ये जो एक्सेलरेशन मैं आपको दे रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इज दिस अ वेरिएबल एक्सेलरेशन की कांस्टेंट एक्सेलरेशन? कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, उस केस में हम ये काइनेमेटिक्स का 3 इक्वेशन है जो हम यूज करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ at, सबको मालूम होगा ये सब। दूसरा आता है s इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, फिर भी मैं इसको पढ़ाऊंगा अलग से। एंड थर्ड रिलेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस है काइनेमेटिक्स की। सो पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ at, दूसरा क्या है s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, और तीसरा क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v क्या स्टैंड करता है बेटा, व्हाट इज दिस v हियर? वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, है ना। ये क्या है v? v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी। सो v इज बेसिकली फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, व्हाट इज दिस u हियर? इनिशियल। दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी। सुपर। और a क्या स्टैंड करता है? एक्सीलरेशन। Acceleration. So this A stands for acceleration. और ये S किसके लिए स्टैंड करता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलेंट। तो जो आपके पास रिलेशन था V, सब कुछ वैसे ही है, यहाँ पे भी S डिस्प्लेसमेंट, U इनिशियल वेलोसिटी, T स्टैंड्स फॉर टाइम, A इज योर एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखना ये जो 3 इक्वेशन हमने पढ़ा, V इज इक्वल टू U प्लस ऑफ AT, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, and s is equal to ut plus half of at square. These 3 equations can be only applied when acceleration is constant. जब acceleration constant होगा उसी केस में ये तीनों equations हम यूज कर पाएंगे। Am I clear?
अगर वेरिएबल होगा तब आप यूज नहीं करोगे, तब का कहानी अलग है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। अभी सिर्फ आपको कांस्टेंट पे बात करना है। जानवी क्लियर है बेटा ये पॉइंट? यस सर। ओके, अब देखिए मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो मैंने आपको एक्सेलरेशन दिया है, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? ये जो एक्सेलरेशन मैंने आपको दिया है, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल। कैसे? इस एक्सेलरेशन में कहीं आपको टाइम दिख रहा है क्या? नहीं। कहीं आपको पोजीशन दिख रहा है क्या? एक्स दिख रहा है, कहीं टी दिख रहा है? बताओ। आइदर नहीं। नहीं दिख रहा है ना। सो नाइदर आपको टाइम दिख रहा है ना आपको पोजीशन दिख रहा है, तो ये एक्सेलरेशन कैसा हो गया? इज इट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वेरिएबल एक्सेलरेशन? कांस्टेंट। वेरी गुड। तो क्या ये एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है? राइट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कैन वी अप्लाई दिस काइनेमेटिक इक्वेशंस हियर? क्या हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ? यस सर। यूज कर दो। v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू t, सब में वेक्टर साइन लगा दिया, इंप्लाइज v वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी कितना मालूम है आपको? 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप प्लस एक्सेलरेशन रख दो i कैप प्लस ऑफ 2j कैप इनटू टाइम, तो वो स्केलर क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी कैसे आएगा देखिए, v वेक्टर implies 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप प्लस मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बिकम 2i कैप प्लस ऑफ 4j कैप, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2i कैप प्लस 2i कैप कितना हो जाएगा? 4i कैप, 3j कैप प्लस 4j कैप कितना हो जाएगा? 7j कैप, राइट। दिस मच मीटर पर सेकंड। आ रही है क्लियर बेटा ये पॉइंट? समझा कैलकुलेशन ढंग से? हाँ सर। अलीशा, निकिता, क्लियर बेटा दोनों के कैलकुलेशन? Yes, sir. सर लेकिन हमेशा ये मतलब हमें आप बी प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट ही दिया होगा एक्सेलरेशन? हमेशा ग्रेविटी रहेगा आपके लिए जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिलहाल तो, बाद में चल के जब हम लेवल बढ़ाएंगे तो वेरिएबल भी आएगा, फिलहाल आपके लिए कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल भी रहेगा तो वैसे ही करेंगे, बस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, काइनेमेटिक वहां यूज नहीं कर सकते, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। समझ में आने की था व्हाट आई सेड? हाँ सर। चलो एक और करके बता दो तुम लोग पहले, बाकी लोग को समझ में आया? वैष्णवी, सार्थक, अबा, क्लियर सबको पॉइंट? यस सर। एक क्वेश्चन और बनाता हूँ सेम टाइम। मान लीजिए पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन आपको दे दिया मैंने 3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। करिए, पहले तो डिसाइड करो कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट। कांस्टेंट है। लगाओ डायरेक्ट फॉर्मूला। आ गया 2i कैप प्लस 11j कैप, एक मिनट, 9 वेरी गुड निकिता, एक्सीलेंट। मुझे बताओ ये जो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन है? इज इट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बेटा? ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना? यस सर। देखो इसमें ना तो टाइम का कोई पैरामीटर है ना पोजीशन का कोई पैरामीटर है, सो obvious सी बात है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। नाउ इफ इट इज कांस्टेंट एंड इफ वी अप्लाई दैट इक्वेशन, that is v is equal to what?
u प्लस ऑफ at, सो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। सो v वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है पार्टिकल का, दैट इज 2i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना मालूम है 3j कैप इनटू टाइम कितना दिया 3। सो अगर हम इसको प्लेस कर देंगे, सो v वेक्टर विल बी इक्वल टू 2i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस व्हाट वी आर हैविंग प्लस ऑफ 9j कैप, 9 to what 11। So v vector will be equal to what beta 2i cap plus of 11j cap meter per second। आया था आंसर? Yes, sir. वेरी गुड अलीशा। सर वैष्णवी, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो कैसे पता करें? मैंने बोला ना एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होगा तो उसके लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा फॉर दैट विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अभी आपको वो नहीं करना, वो मैं जब काइनेमेटिक्स सिखाऊंगा उसके साथ बताऊंगा। अभी सिर्फ आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे डील करिए, ओनली फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर बेटा? यस तो करेंगे हम लोग, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बस वहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बट राइट नाउ फॉर अस द एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। एक और करके बता दो। मान लो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी मैंने दे दिया 2i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दे दिया है 4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकेंड्स। करिए। Sir, 4i cap plus 10j cap. कैसे करोगे इसको? सेम वे में डिस्प्लेसमेंट निकालना तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस टी इंटू टी हाफ इंटू ए वेक्टर इंटू व्हाट टी का स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई एम यूजिंग दिस रिलेशन क्योंकि एक्सेलरेशन आप देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरे पास कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है कि हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। वेरिएबल होता तो यूज नहीं कर पाते, सिंस इट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन सो वी कैन यूज दिस, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 2i कैप प्लस ऑफ j कैप इनटू टाइम कितना दिया है 2 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 4j कैप इनटू टाइम कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी 4i कैप plus of 2j cap plus 8j cap। So from here displacement कितना आ जाएगा बेटा, will it be equal to 4i cap plus of 10j cap meters। यही आया तो अलीशा? हाँ सर, ये है। वेरी गुड। लिखा था तुम्हारा नहीं है बेटा इसका आंसर? आया था सर, आया था। गुड गुड गुड, वेरी गुड। बाकी लोगों को, जानवी, सार्थक, आया था आंसर ये? यस सर। गुड, ओके, रिमेनिंग वेरी गुड। आर्यन, अब तुम्हारा आंसर आया था इसका? हाँ सर। चलो एक आधा और करके मुझे बता दो, फिर हम लोग थोड़ा अलग टाइप से करते हैं। मान लो मैं आपको इनिशियल वेलोसिटी दे देता हूँ 10i कैप प्लस 20j कैप मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दे दिया मैंने माइनस ऑफ 4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड फाइनल वेलोसिटी
and displacement at t is equal to 2 seconds. करिए. So you have to find the final velocity and displacement at t is equal to 2 seconds. So 10 I cap plus 12 j cap final velocity. Final velocity कैसे कैलकुलेट करोगे? So for that same relation, v vector is equal to u vector plus acceleration vector into t. v is equal to u plus at. सिंपली ये यूज करते हैं. So v vector इनिशियली कितना दिया मैंने आप 10 I cap plus of 20 j cap plus acceleration minus 4 j cap 2, right? So velocity vector कितना हो जाएगा? Will this be equal to 10 I cap plus of 20 j cap minus of 8 j cap. So velocity vector कितना हो जाएगा बेटा? Will it be equal to 10 I cap plus of 12 j cap meter per second? Will this be velocity 10 I cap plus of 12 j cap meter per second? Yes. Very good. Now if you want to get displacement vector, so simply आप क्या करोगे? Initial velocity vector into t plus half into acceleration vector into what? t का square. क्योंकि ये acceleration आप देख रहे हो यहाँ पे acceleration constant है ना, और क्यों constant है तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि ना ये acceleration time पे depend करा, ना ही acceleration position पे depend करा. So therefore it is constant. Implies displacement vector. Initial velocity कितना दिया है बेटा? That is 10 I cap plus of 20 j cap into 2 plus half minus 4 j cap. What 2 का square? This 2 and 2 will get cancelled. So from here, displacement vector 20 I cap plus of 40 j cap minus of 8 j cap. So displacement vector is 20 I cap plus 32 j cap. This will be the final answer. आ गया था सभी का? Yes, sir. वेरी गुड. बाकी सब लोग का आया था? वैष्णवी, आर्यन, सार्थक, have you got this answer? हाँ सर. Good. Very good. अबा, जानवी, आया था आंसर ये? Yes. हाँ सर. ओके, ग्रेट, सुपर. ये एक फॉर्मेट है. अब मुझे एक बात बताइए, इसी में थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं. 2 डायमेंशनल ये वापस से, लेकिन इस केस में आप एक काम करो बेटा, यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंको. लेट से मैंने प्रोजेक्ट किया इसको 50 मीटर पर सेकेंड और ये मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री है. तो अगर आप इसको ऐसे प्रोजेक्ट करोगे तो कैसा होगा? ये प्रोजेक्टाइल ये ऐसे जाएगा बॉल, और क्या ऐसे बॉल जाके यहाँ लैंड करेगा? आप इमेजिन करना, अगर मैं बॉल को ऐसे 50 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूँ, इफ आई एम प्रोजेक्टिंग लाइक दिस, तो क्या ये बॉल ऐसे मूव करेगा और ऐसे मूव करते करते फाइनली यहाँ पे आके लैंड करेगा ये ऑब्जेक्ट? Yes, sir. लैंड करेगा ना. अब आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि ये बॉल कितना ऊपर जाएगा और कितना दूर जाके गिरेगा. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी कॉल इट एज रेंज, और ये मेरा मैक्सिमम हाइट है. तो कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो किधर एक्ट करता है? नीचे के ऊपर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगा.
क्या इस पे g जो एक्ट होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विल दिस बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्ट करेगा, राइट। अब आपके पास इधर वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल कितना दिया बेटा, दिस इज 37 डिग्री। सो यू जस्ट रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ दिस 50 अलोंग दिस लाइन और इसके परपेंडिकुलर। मुझे बताइए अगर मैं 50 का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग ब्रेक करूं, सो व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ 50 मीटर पर सेकंड? 50 cos 37। एक्सीलेंट। इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा 50 ऑफ cos 37। So 50 into cos 37 is what? Is it 4/5? That will get cancelled, तो कितना आ जाएगा? ये 40 मीटर आ गया पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर आप कंपोनेंट 50 मीटर पर सेकेंड का इस लाइन की तरफ तोड़ते हो, कितना कंपोनेंट हो जाएगा along this line? 50 sin 50 sin 37 50 of sin 37. So अगर हम वैल्यूज प्लेस कर दे, so 50 into what we are having 3/5, ये कैंसिल हो जाएगा 10. So will this be equal to 30 मीटर पर सेकेंड? ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है जी नीचे की तरफ, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट को चेंज करेगा? वर्टिकल वाले कंपोनेंट को चेंज करेगा कि हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को चेंज करेगा? वर्टिकल। वर्टिकल। एक बात तो क्लैरिटी हो गई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है और ये वर्टिकल कंपोनेंट को चेंज करेगा। इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा ऊपर जाते वक्त? डिक्रीज। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट लग रहा है। सो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, सो लॉजिकल बात है कि वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करेगा, और जब उसके फेवर में होगा तो इंक्रीज करेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दिस विल डिक्रीज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हाइल गोइंग अप। बराबर? इतना तो क्लियर हो गया ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये इसके वर्टिकल कंपोनेंट को चेंज करेगा। यस और नो? अब मुझे एक बात बताइए, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, क्या ये थ्रू आउट द प्रोफाइल या थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी ये सेम रहेगा कि ये भी चेंज करेगा? सेम रहेगा क्यों? सर। सर क्योंकि ओके, मैं बताता हूँ। वेलोसिटी को चेंज करता कौन है? एक्सेलरेशन, है ना। वेलोसिटी को चेंज करने वाला फैक्टर कौन सा है? वेलोसिटी को चेंज कौन करेगा? एक्सेलरेशन करेगा ना। जब आप एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के फेवर में लगाओगे, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर एक्सेलरेशन उधर ही लगा दिया तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा। और अगर एक्सेलरेशन आप वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट में लगाओगे, सो दैट विल डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। सो एक बात का तो क्लैरिटी है कि एक्सेलरेशन इज द फैक्टर व्हिच चेंजेस द वेलोसिटी। अगर आप एक्सेलरेशन नहीं लगाओगे तो वेलोसिटी में चेंज होगा नहीं, राइट। अब मुझे एक बात बताइए सोच के, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है क्या? नो सर। कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले वेलोसिटी चेंज होगा, जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। मैं एक बार दोबारा समराइज करता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। हालांकि अगर आप फर्स्ट टॉपिक पढ़े होते तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता, पर ठीक है। एक्सेलरेशन वो फैक्टर है जो वेलोसिटी को चेंज कराता है। जब तक आप एक्सेलरेशन नहीं लगाओगे तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ये हमने न्यूटन्स लॉ में भी देखा था। अगर आप एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के फेवर में लगा दोगे तो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, और अगर आप एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के अगेंस्ट लगा दोगे तो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, राइट। जब तक एक्सेलरेशन आपने नहीं लगाया है तब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। ओके। अब इस केस में जो एक्सेलरेशन लग रहा है बेटा वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वर्टिकल वेलोसिटी को ही चेंज करेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन। अगर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। एक बात तो यहाँ मुझे समझ में आ गया। I'll write here also the points. एक पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, that acceleration due to gravity will change vertical component
ऑफ वेलोसिटी, है ना। इस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा, कौन से कंपोनेंट को चेंज करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल चेंज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यस और नो एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब मुझे एक और बात बताइए, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज करेगा कि सेम रहेगा? Same is सेम रहेगा। So can we say that horizontal component of velocity will remain same as there is no air resistance। हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया है, तो सिंस यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो सेम रहेगा। इज इट क्लियर? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कौन से कंपोनेंट को चेंज कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो चेंज नहीं करेगा, वो वही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं हो रहा। क्लियर बेटा? अब मुझे एक बात और बताओ सोच के, जब ये बॉल यहाँ से मूव करते करते हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो व्हाट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? 0. Zero. लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल अभी भी रहेगा उसके पास? Yes. Yes. कैन वी राइट at highest point vertical component of velocity will be 0, but it will still have horizontal component of velocity। यस और नो? हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट तो नहीं रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा कि नहीं बेटा? वो तो एज इट इज रहेगा। इज इट फाइन? समझ में आ गया पॉइंट? ये व्हाट आई सेड? सर हाँ बोलो। बट एक्सेलरेशन तो फोर्स की वजह से चेंज होता है ना? एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से आता है, बिल्कुल सही। हाँ, तो फोर्स और वेलोसिटी का क्यों नहीं लेते? मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्यों लेते? बेटा एक्सेलरेशन फोर्स ही हो गया ना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? फोर्स ही है यूनिट मास पे। सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली फोर्स। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब ही है कि वो फोर्स है। फोर्स है तभी तो एक्सेलरेशन आया है। सो देयरफॉर फोर्स के साथ ही वो वेलोसिटी का रिलेशन है। इज इट क्लियर? यस। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में जानवी व्हाट आई एम सेइंग? जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, इसका मतलब इसमें हिडन है कि फोर्स होगा ही होगा। बगैर फोर्स के तो एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता। हाँ ओके। अब जरा देखिए, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा तो इसके पास ये हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी तो रहेगा 40 मीटर पर सेकंड, बट वर्टिकल 0 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में सोचे, वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने क्या बताया था कि दोनों डायरेक्शन को आप अलग अलग सॉल्व करो। तो मैं वर्टिकल को अलग सॉल्व करूंगा, हॉरिजॉन्टल को अलग सॉल्व करूंगा। अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में सोचो तो क्या मैं काइनेमेटिक्स का इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं हम लोग? कैन वी यूज दैट इन वर्टिकल डायरेक्शन? कैन वी यूज काइनेमेटिक इक्वेशंस? क्यों आर्यन? अलीशा, वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा क्या मैं Yes, काइनेमेटिक्स sir. नहीं कर सकते हैं? देखो, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपको दिख रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, क्या कांस्टेंट है ना ये जी? मास की वजह से चेंज। एक्सेलरेशन कभी भी मास की वजह से चेंज नहीं होता, फोर्स चेंज होता है। बट एक्सेलरेशन क्या देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन मास की वजह से चेंज नहीं होता। ओके। अब मुझे एक बात बताइए, तो क्या ये एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इट कांस्टेंट इन दिस केस?
निकिता ये Yes. अगर ये कांस्टेंट है तो क्या मैं यूज कर सकता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ एटी, Yes, sir. राइट। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से चलते चलते हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में? 0. 0, क्योंकि वर्टिकल के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा इसका? 50 मीटर पर सेकंड. कितना होगा? 50 लेना है, 30 ले लूं कि 40 ले लूं? व्हाट शुड आई टेक? 50. नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन अब ये जब आपने कंपोनेंट तोड़ दिया तो आप ये 50 को भूल जाओ। अब मुझे एक बात बताओ अलीशा, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 30. सो अब वर्टिकल डायरेक्शन के कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो वर्टिकल डायरेक्शन में आपने फाइनल 0 लिखा, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल कितना है? 30. कैन आई शुड आई प्लेस 30 हियर? Yes, sir. ओके। अब मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन? 10. 10. प्लस लू कि माइनस लू? माइनस। Minus. क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो अगर मैं ऊपर के डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूँ तो नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? लेट बी माइनस हियर। सो कितना लगा? 0 is equal to what? 30 minus of 10t. It will be shifting this side. 10t will be equal to what? 33. टाइम कितना आ गया? 3 seconds. अब मुझे एक बात बताइए, जब आपने ये बॉल को फेंका और ये जब बॉल यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो कितना टाइम लग रहा है? Is it taking 3 seconds to reach highest point? तो क्या इसको वापस आने में भी 3 सेकंड लगेगा? तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बेटा? लेट मी डिनोट दिस बाय कैपिटल 6 seconds. will it be equal to 2t? क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने में 3 सेकंड, वापस आने में भी 3 सेकंड। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? Will this be equal to 2 into 3? So that is equal to what? 6 seconds. हो गया सर? ओके ग्रेट। अलीशा समझा बेटा आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? Yes, sir. ओके। अब ये जो आपका मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल का, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा बिकॉज ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी? वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से हाइट ट्रेवल करेगा कि हॉरिजॉन्टल की वजह से ट्रेवल करेगा? वर्टिकल. वर्टिकल। तो क्या हाइट निकालने के लिए कैन वी यूज दैट काइनेमेटिक इक्वेशन? व्हिच वन? v square is equal to u square plus 2s। वर्टिकल में बात करते हैं, यूज कर सकते हैं हम लोग v square is equal to u square plus 2s in the vertical direction। हाँ सर। Yes, sir. ओके मुझे बताइए, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 0। 0, क्योंकि वर्टिकल के लिए लिखोगे आप। ओके व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 30। 30 ना वर्टिकल में। सो इनिशियल वेलोसिटी 30 हो गया प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना है? 10 -10 -10 इनटू डिस्प्लेसमेंट जो आपका मैक्सिमम हाइट है। सो कैन वी राइट दिस एज 0 इज इक्वल टू 900 minus 20 into h maximum। इसको इधर शिफ्ट करो। So can we write 20 into h maximum? Will that be equal to 900? ये कैंसिल हो गया 2 0 से, ये कितना आ जाएगा? Will it be equal to 45? So can we say from here बेटा that h maximum will be equal to 45 meters? समझ में आया सभी को कैलकुलेशन ये मैक्सिमम हाइट का? Yes, sir. वेरी गुड। जानवी आपको क्लियर है पॉइंट बेटा? Yes, sir. बाकी लोग वैष्णवी, आर्यन क्लियर सबको ये पॉइंट? हाँ सर। यहाँ तक हमने मैक्सिमम हाइट का बात करी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, नाम है इसका, नाम से पैनिक मत कर। ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, राइट? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल रेंज जो ट्रैवल करेगा, ये रेंज वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से ट्रैवल करेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वर्टिकल कंपोनेंट? Horizontal. Horizontal. राइट। सो
इसका मतलब रेंज के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल पे बात करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज तभी निकालेंगे। अच्छा, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है? नहीं सर। No. तो सिंपली आप क्या कर दो, एक्सेलरेशन है ही नहीं तो आपका स्पीड कांस्टेंट है, तो आप सिंपली क्या कर दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डायरेक्टली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि भाई कोई एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड मेरा कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा दो। अच्छा बताइए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना स्पीड है? 40 मीटर 40 मीटर पर सेकंड, दिस इज गिवन ना, 40 मीटर पर सेकंड। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा स्पीड हो गया 40, डिस्टेंस जो आप ट्रेवल करोगे वो आपका रेंज हो जाएगा, इसको हम r से डिनोट करेंगे। और टाइम कितना ले लूं बेटा, चेक करके बताना, व्हाट विल बी टाइम? 6 सेकंड। 6 seconds. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जितना टाइम इधर आने में लगेगा उतना ही टाइम इधर जाएगा, सो टोटल टाइम आपका 6 सेकंड, और टाइम विल टेक 6, implies कि रेंज कितना हो जाएगा, will it be equal to 40 into 6, therefore रेंज कितना हो जाएगा, will that be equal to 240 meters? अलीशा कैलकुलेशन समझा इसका पूरा, वर्टिकल हाइट, रेंज Yes, sir. और टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आया? Yes, sir. अभी कोई फॉर्मूला मैंने नहीं दिया है, बगैर फॉर्मूला की सारा काम, एक्चुअली समझो तो फिर प्रोजेक्टाइल में 30% काम तो यही था जो अभी हमने किया। ओके विथ एवरीवन, सबको क्लियर है ये पॉइंट? जानवी अबा क्लियर बेटा यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. चलो, एक और करके मुझे बताइए इसी तरीके से, मैं डाटा ऐसे ही कुछ देता हूँ। मान लो कि आप यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो, and that we are projecting projectile at 30√2 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको 45 डिग्री है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे मैं पूछ रहा हूँ फाइंड नंबर 1 टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, total time of flight, number 2 maximum height, number 3 range। करिए। सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है, जस्ट डू इट। Okay, time we are getting 3 seconds। 6 seconds. 6 6 seconds. सेकेंड, ओके। अच्छा 6 सेकंड में टोटल बताना है बेटा, 6 आएगा। देखो करें इसको सॉल्व। सबसे पहले इधर आपका वेलोसिटी कितना दिया, 30√2 मैंने आपको दिया, एंगल दिया 45 डिग्री, तो पहले आप कंपोनेंट तोड़ दो।
and before that acceleration due to gravity, this will be acting in the downward direction. तो g आपका नीचे की तरफ एक्ट करेगा और g कितना एक्ट करेगा, that will be equal to what, 10 meter per second square. This will be my acceleration due to gravity ना, 10 meter per second square. अब एक काम करो, just resolve the component. बताइए ये 30√2 जो आपको मिला मीटर पर सेकेंड, इस 30√2 का कंपोनेंट अगर हम इस लाइन में तोड़े, so what will be the component of 30√2 along this line? 30√2 cos 45. हाँ 30√2 what, cos 45 डिग्री. इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, 30√2 of what, will it be sin of 45 डिग्री. अगर आप इसको सॉल्व करोगे, so will it be 30√2 cos 45 is what बेटा, 1/√2 ना. So अगर ये सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा वेलोसिटी, will that be equal to 30 मीटर पर सेकेंड. ये प्रोजेक्टाइल ऐसे फायर करेगा, यहाँ पे आके प्रोजेक्टाइल लैंड कर जाएगा. अब एक बात बताइए, 30√2 sin 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30√2 over 1/√2, 30 मीटर. ये भी 30 मीटर पर सेकेंड हो गया. अब मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी सेम रहेगा कि चेंज होगा विद टाइम. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगा कि चेंज होगा विद टाइम. हॉरिजॉन्टल में सेम रहेगा. सेम रहेगा, सिर्फ वर्टिकल में चेंज होगा. सो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद भी आपका वेलोसिटी उतना ही रह जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 30 मीटर पर सेकंड. हॉरिजॉन्टल वाला तो चेंज करेगा नहीं. सो सबसे पहले आप वर्टिकल डायरेक्शन में एनालाइज करो. सो इफ आई विल बी एनालाइजिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, ओके. नाउ कैन वी यूज द काइनेमेटिक इक्वेशंस in vertical direction? Can we apply kinematic equation in vertical direction? Yes, na? Yes. Okay. Why we can use? Because acceleration due to gravity is what? Constant, which is 10. So if I'll be using v is equal to u plus at. Now what will be the final velocity beta at highest point? Highest point पे final velocity कितना हो जाएगा? 0. यहाँ आप 0 प्लेस कर दो. Initial velocity कितना है vertical direction में? 30. प्लस एक्सेलरेशन व्हाट, -10 into t. सो अगर आप इधर लेकर आ जाओ, 10 into t will be equal to what, 30. एलिमिनेट कर दो. सो फ्रॉम हियर t will be equal to what, 3 seconds. सो दिस इज टेकिंग 3 second टाइम टू रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट. सो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6. हाँ, लेट मी डिनोट दिस बाय कैपिटल T which will be 2 into small t. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 into what, 3. So that will be equal to what, 6 seconds. तो क्या इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यहाँ से यहाँ पहुंचने का, will this total time of flight be equal to 6 seconds? Yes, sir. Okay. अब देखिए ये प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हाइट अटेन किया, h मैक्सिमम. सो मुझे बता बेटा, ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वर्टिकल कंपोनेंट? Vertical. वर्टिकल. सो क्या इसके लिए इफ आई विल बी यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, अगर हम ये यूज करते हैं, सो जब ये प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0. इनिशियली वर्टिकल में आपको पता है 30 प्लस 2 into एक्सेलरेशन व्हाट इट इज 10 into मैक्सिमम हाइट. ठीक है. सो अगर आप सॉल्व करोगे इसको, सो 20 into h 900. So can we write this as 20 into what, h maximum 900 45. So यहाँ h maximum कितना मिला? Am I having the maximum height equal to 45 meter? आया था आंसर? Yes, sir. गुड. अब अगर आप रेंज कैलकुलेट करो इस केस में, वेरी गुड. सो रेंज किस वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला कि वर्टिकल वाला? Horizontal. हॉरिजॉन्टल. सो इसके लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. सो अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसंट्रेट करोगे, सो एज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो देयरफॉर वी कैन यूज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. हाँ आर्यन करेक्ट है बेटा, सुपर. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम सिंपली क्या यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, वी आर हैविंग डिस्टेंस ओवर टाइम. बताइए हॉरिजॉन्टल में कितना स्पीड था, व्हाट वाज द स्पीड इन हॉरिजॉन्टल, वाज दैट 30 मीटर पर सेकंड, है ना? सो 30
इज इक्वल टू रेंज, जिसको हम r से डिनोट करेंगे बाय टाइम। टाइम कितना लेना है? व्हाट शुड आई टेक टाइम हियर? 6 सेकंड। 6 सेकंड, करेक्ट। सो यहाँ से जो आपको रेंज मिलेगा इसका हम r से डिनोट करेंगे। दिस विल बी 30 into 6, therefore range will be equal to 180 meters। कितने लोगों का आंसर आ गया था सही सही? सभी का? 1, निकिता गॉट इट, आर्यन का आ गया 2, 4, ओके, 5 लोगों का आ गया, ठीक। किसका नहीं आया? आर्या का नहीं आया। जानवी तुम्हारा नहीं आया बेटा इसका आंसर? नहीं सर, क्या गड़बड़ हुआ? थोड़ा ही किया। थोड़ा कर रहे थे सही, समझ में आ रहा है कैसे करेंगे इसको? यस सर। गुड। अब समझ में आ गया तो सब लोग प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला खुद से डिराइव करोगे। मैं होल्ड करूंगा 2 मिनट के लिए, आप खुद से करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हें। मान लो यहाँ से प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका है विथ यू मीटर पर सेकेंड, यू का वैल्यू दिया नहीं है, ये एंगल आपका थीटा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। खुद से करिए, जैसे पीछे कर रहे थे वैसा ही है। फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। लेट्स सी कौन कर पाता है। करें बेटा इसको सॉल्व, क्या आ गया किसी का? अलीशा है बेटा आंसर फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का एटलीस्ट हाँ सर। कितना है? सर 2u sin theta by g। सुपर। निकिता तुम्हारा है टाइम ऑफ फ्लाइट? मेरा -u sin थीटा बाय जी। माइनस नहीं आएगा, प्रॉपरली करो आ जाएगा बरोबर। और कुछ है अलीशा तुम्हारा बाकी मैक्सिमम हाइट का? हाँ सर, u square sin square theta by 2g। सुपर। रेंज? सर एक सेकेंड वो निकाल। अच्छा मुझे बताओ कुछ है इसका फॉर्मूला डिराइव करने में, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो? कुछ भी है अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डिराइव द फॉर्मूला। अगर नहीं समझेगा तो बच्चे फॉर्मूला रटते रहेंगे, रटोगे तो फिर बोर हो जाएगा, कर नहीं पाओगे। रेंज u square sin 2 theta by g। सुपर। कैसे करोगे आप देखिए, पहले ये u मीटर पर सेकेंड इधर था और ये एंगल आपका थीटा था। सो व्हाट विल बी द कंपोनेंट दिस साइड? विल इट बी u cos थीटा? और इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? क्या ये u sin थीटा होगा? अब मुझे एक बात बताओ, जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो कौन सा वेलोसिटी इसके पास बचेगा? Which velocity it will have? वर्टिकल वन की हॉरिजॉन्टल वन? वर्टिकल। वर्टिकल तो 0 हो जाएगा ना बेटा यहाँ पे जाने के बाद, हॉरिजॉन्टल रह जाएगा ना u cos थीटा, वो तो चेंज करेगा नहीं हॉरिजॉन्टल। यस और नो निकिता? वर्टिकल कंपोनेंट विल चेंज, व्हाई? बिकॉज़ ग्रेविटी इज एक्टिंग अगेंस्ट दैट, है ना। तो यहाँ पे जब ये पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे तो क्या इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा? यस सर।
So that is what we are using here. अब मुझे एक बात बताइए, तो वर्टिकल डायरेक्शन में पहले सोचते हैं. फर्स्ट विल थिंक इन वर्टिकल डायरेक्शन. अब देखिए, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में सोचोगे, when it reach to the highest point, मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी 0 है. So can we use this relation v is equal to u plus of at? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो था g, ये मेरा कांस्टेंट था. ऑफ कोर्स वी कैन यूज दिस. जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी 0. इनिशियली कितना है आपके पास? u sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन व्हिच इज माइनस g into what? t. So gt will be equal to what beta? U sin theta. So t कितना हो जाएगा? Will it be equal to u sin theta by g? अब अगर आप यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट देखोगे, which is capital T, कितना आ जाएगा? Will it be equal to 2 into small t time of flight? होगा. यहाँ से ऊपर जाने में t लगा तो वापस आने में भी t लगेगा ना. So टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? Will that be equal to 2t? So अगर आप यहाँ प्लेस कर दोगे, so टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? कैपिटल T 2 into t स्मॉल t. और स्मॉल t कितना है? इज इट u sin थीटा बाई g? सो अगर हम यहाँ प्लेस कर दें तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? विल इट बी 2u sin थीटा बाई g? निकिता कहाँ आ रहा है बेटा माइनस? सर मैंने माइनस जी नहीं लिया, सिर्फ जी लिया इस. लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है. अगर आप ऊपर के डायरेक्शन को प्लस लेते हो तो नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस. So therefore I have taken minus here. समझ में आया फॉर्मूला? जानवी क्लियर है बेटा? And वैष्णवी both of you? Yes sir. Okay. गुड. आर्यन निकला था, आपका आंसर आया था बेटा आर्यन टाइम ऑफ फ्लाइट का? हाँ सर, फ्लाइट तक आया था. Okay. Now we want to get maximum height, h maximum. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो h maximum होगा, यानी ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट जो ट्रैवल करेगा, ये मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से ट्रैवल करेगा? हॉरिजॉन्टल वाला कि वर्टिकल वाला? ये प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हाइट ले रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से करेगा? वर्टिकल. Vertical. And when this projectile will be at the highest point, what will be its vertical component of velocity at the highest point? 0. 0. So for that, if and as we know, this acceleration due to gravity is constant. So therefore, if I'm using this relation, v square is equal to u square plus of 2as. So when this projectile will be at the highest point, the v will become 0 here, plus u आपको मालूम है, which is what? ये कितना है? This is what? u sin theta का whole square plus 2 into acceleration minus g into what? h maximum. इधर शिफ्ट कर दो. So 2g into h maximum is u square sin square theta. So from h maximum will be equal to u square sin square theta by 2g. Got the point? Yes sir. Great, super. So यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट कर दिया? देखो यहाँ से मुझे दो चीजें मिल गई. Number one, we have calculated the value of time of flight, which is 2u sin theta by g, and then we have calculated the value of maximum height, which is u square sin square theta by 2g. This is the maximum height which can be attained by this projectile. Okay. Now, if I want to get the range of this projectile, तो range के लिए आप कौन सा relation use करोगे? Horizontal वाला कि vertical वाला? For range? Horizontal. Horizontal. So range के लिए हम horizontal करेंगे. So horizontal अगर आप बात करो, अच्छा horizontal path में, horizontal side में क्या velocity constant है कि is it changing? ये horizontal constant है ना? So if it is constant, so can we use this relation in horizontal, which is speed is equal to what? Distance over time. क्या हम ये horizontal में लगा सकते हैं? Speed is equal to distance by time. So distance जो आपका है, this is nothing but that is what? Range. So can we write this as speed into time?
लिख सकते हैं आप लोग। नाउ रेंज बताइए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितना है? व्हाट इज द स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? इज इट u यू cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट? ये है आपके पास। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका स्पीड हो गया u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u sin थीटा बाई g। सो अगर हम ये रिलेशंस यहाँ प्लेस कर दे, implies that range which will be denoted by r will be equal to 2u square sin theta into cos theta by g। करेक्ट, ये आपका रेंज हो जाएगा 2u square sin theta into cos theta by g। सो अगर हम यहाँ प्लेस कर दे range that will be denoted by r is equal to u square 2 into sin theta into cos theta by g। अभी एक मैथ्स में छोटा सा फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स दैट सेज कि sin 2 थीटा का जो वैल्यू होता है दिस इज इक्वल टू 2 into what? sin थीटा into cos थीटा, राइट। तो 2 into sin थीटा into cos थीटा की जगह पे वी कैन प्लेस sin 2 थीटा हियर, राइट। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो? sin 2 थीटा यहाँ प्लेस कर सकते हो। सो फ्रॉम हियर रेंज जो आपको मिलेगा r will be equal to what बेटा? u square sin 2 theta by g। Got the point? ये एक सिंपल सा मैथ्स का फॉर्मूला है जो हमने यूज किया है, एंड द फॉर्मूला इज व्हाट? राइट दिस नीटली, अच्छे से लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या था? दैट साइन ऑफ 2 थीटा इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 2 into sin थीटा into cos थीटा। ये एक सिंपल सा मैथ्स का फॉर्मूला है। So sin 2 theta is 2 into sin theta into cos theta. So in the place of this 2 into sin theta into cos theta, I have placed sin 2 theta here. That's it. Clear है बेटा सबको ये? Is this 3 formulas clear? So Yes, एक फॉर्मूला आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का है, दूसरा फॉर्मूला आपका मैक्सिमम हाइट का है, थर्ड फॉर्मूला वी आर हैविंग फॉर रेंज। क्लियर है सबको? जानवी, वैष्णवी, सार्थक? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. बाकी okay. Abha and Arya, is it clear बेटा all of you? Yes, sir. Good. So ये 3 फॉर्मूलाज है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये तीनों प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूला को समझने में कुछ भी टफ है इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल? और प्रोजेक्टाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? ये जो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को चेंज करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट सेम रहेगा बिकॉज हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया है, और हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ पार्टिकल के पास कौन सा वेलोसिटी होगा? दैट विल हैव ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। Am I clear? निकिता समझा बेटा आपको पॉइंट ये? yes, sir. क्वेश्चन करके बता दो समझ गया। I'll be making this question. Find angle of projection. Find angle of projection for which maximum height of projectile is equal to range of projectile, है ना। सो आपसे पूछा गया है कि आप प्रोजेक्टाइल को कौन से एंगल पे प्रोजेक्ट करो। जैसे मान लो मैं अगर यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंक रहा हूँ, राइट, with some velocity, let's say beta u meter per second से we are projecting, so at what angle should we project this projectile? ये एंगल कितना होना चाहिए such that कि ये जो प्रोजेक्टाइल का रेंज है, राइट, this is equal to this maximum height, है ना। सो कौन से एंगल पे आप फेंकोगे ताकि आपका जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस और नो?
यस सर। हाँ चलो, समझ गया तो जरा ट्राई करके देखिए, देखो क्या रिजल्ट आएगा। सर 45 आया था क्या? नहीं 45 नहीं आएगा। चलो करें डिस्कस इसको। पहले मुझे एक बात बताओ, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? इज इट इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी? क्या ये रेंज का फॉर्मूला है? और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना है? इज इट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, है ना? तो आपको ऑलरेडी मैंने क्या पूछा है कि मैं कौन से एंगल पे फेंकूं ताकि रेंज मेरा मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाए। सो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? द फॉर्मूला फॉर रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी एंड द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। अब देखिए ये g से g कैंसिल हो गया, दिस u स्क्वायर एंड u स्क्वायर विल गेट कैंसिल। सो कैन वी राइट sin 2 थीटा एज 2 into sin थीटा into cos थीटा is equal to what? sin स्क्वायर थीटा by what? एक sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करो, so can we say that sin थीटा is equal to what? 4 into cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा था ना, तो एक sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बच जाएगा, sin थीटा is equal to 4 into cos थीटा। cos थीटा को नीचे शिफ्ट करो, what we are having? sin थीटा by cos थीटा, will that be equal to 4? अब sin थीटा by cos थीटा 4 के बराबर हो गया, tan थीटा sin थीटा by cos थीटा हो जाता है 4। So theta will be equal to what? Tan inverse। Am I clear? So अगर आप ये प्रोजेक्टाइल को इस एंगल पे फेंकोगे, which is tan inverse of 4। So अगर मैं प्रोजेक्टाइल को इस एंगल पे फेंकता हूँ, which is tan inverse of 4, इस केस में प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट होगा, that will be equal to the maximum range, will be equal to the range of projectile। Am I clear बेटा? Yes sir। है ना? तो अगर आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो at the angle tan inverse of 4, उस केस में प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट होगा that will be equal to the range of that projectile। निकिता समझ में आया बेटा कैलकुलेशन ये? यस सर। Good। बाकी लोगों को क्लियर है? सार्थक, आर्यन, इज इट क्लियर? यस सर। So if we are projecting the projectile at the angle of tan inverse of 4, in that case the projectile maximum range will be equal to the maximum height। जो रेंज मैक्सिमम होगा वो हाइट के बराबर होगा, यानी सॉरी जो रेंज होगा वो हाइट के बराबर होगा, मैक्सिमम हाइट। अब जरा सोचिए, मैं एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहा हूं यहां से, है ना? अब मुझे इस प्रोजेक्टाइल को फेंकना है, लेट्स से बेटा मैं किसी भी एक वेलोसिटी पे फेंक रहा हूं u मीटर पर सेकंड से। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मैं कौन से एंगल पे फेंकूं ताकि ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, मतलब इसका रेंज मैक्सिमम होना चाहिए, रेंज मैक्सिमम होना चाहिए। सो क्वेश्चन सेज कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है u मीटर पर सेकंड से। सो आई एम आस्किंग यू विद व्हाट एंगल शुड आई प्रोजेक्ट सच दैट आई विल बी हैविंग द मैक्सिमम रेंज, है ना? आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for given velocity
मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन such that range will be maximum, है ना। सो जो आपका गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब ये दिया फिक्स है, तो मैं कौन से एंगल पे फेंकू प्रोजेक्टाइल को सच दैट मुझे प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम मिलना चाहिए। कैसे करोगे इसको? मुझे एक बात बताना बेटा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? इज इट u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी? क्या ये फॉर्मूला रेंज का है? यस और नो? यस सर। यस अब मुझे एक बात बताइए, u को मुझे चेंज करना नहीं है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है, सो आई डोंट वांट टू चेंज u मेरा फिक्स है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करना मेरे हाथ में नहीं, वो तो अर्थ का प्रॉपर्टी है। सो u मुझे चेंज करना नहीं है, g चेंज हम कर नहीं सकते क्योंकि अर्थ पे डिपेंड करता है। सो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए तो क्या इसका ये मतलब है कि साइन 2 थीटा भी मुझे मैक्सिमम चाहिए? समझ लीजिए, यस दिस u स्क्वायर वी आर नॉट गोइंग टू चेंज, हम u स्क्वायर u चेंज नहीं कर रहे, u हमें फिक्स रखना है। g हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो अर्थ का प्रॉपर्टी है, सो g वी कांट चेंज, u हम चेंज कर नहीं रहे। इसका मतलब कि अगर मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए उस केस में साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये मैक्सिमम होगा तभी आपका रेंज मैक्सिमम होगा। यस और नो? यस ओके, अब मुझे बताओ साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन? 90 डिग्री। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 ना। साइन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। डू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ साइन, हमने किया था बेसिक लेक्चर में। अगर आपको याद हो साइन का ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू साइन थीटा का। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? इज इट -1? ये x अगर आप पकड़ते हो, -1 है ना, ये x डैश अगर आपका है, so if you remember this, और ये आपका y डैश है, तो क्या ये y इज इक्वल टू साइन x है? और y इज इक्वल टू साइन x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इज इट इक्वल टू 1? इससे तो ज्यादा हो नहीं सकता। देखो इसके ऊपर तो ग्राफ है ही नहीं, और साइन x -1 से कम नहीं हो सकता। जब भी होगा 1 और -1 के बीच में ही साइन x होगा। एम आई क्लियर? सो साइन 2 थीटा का, क्योंकि ये मुझे मैक्सिमम चाहिए, सो मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए बेटा? शुड दैट बी इक्वल टू 1? यस और नो? यस सर। अलीशा समझ में आ रहा है बेटा साइन 2 थीटा 1 क्यों किया मैंने? Yes, sir. अब ग्राफ से देखो, ग्राफ में अगर आप देखोगे तो साइन का ग्राफ कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता, -1 से कम नहीं होता। तो u हम चेंज कर नहीं रहे, g हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो अर्थ का प्रॉपर्टी है। सो अगर मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है, दैट विल बी ओनली हैपन व्हेन sin 2 थीटा विल बी मैक्सिमम। तो sin 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो 1 हो सकता है। sin कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा 1 या उससे कम रहेगा। अब अगर ये sin 2 थीटा 1 के बराबर है, सो कैन वी से फ्रॉम हियर that sine of 2 theta will be equal to sine of 90 degree, यानी pi by 4, सॉरी pi by 2, 90 डिग्री में देता हूँ क्योंकि sin 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 ना। सो 1 की जगह पे कैन बी राइट sin of 90? Yes, sir. करेक्ट। अगर आप ये sin of 90 लिख रहे हो, now what we are doing is comparing angles on both side, comparing angles on both sides। अगर हम दोनों साइड एंगल कंपेयर कर दें, सो व्हाट वी आर हैविंग बेटा? 2 थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। सो थीटा आपको कितना मिला यहाँ से? 45 डिग्री, है ना। या फिर आप ऐसे लिखो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियस, है ना। सो अगर आप प्रोजेक्टाइल को, इसलिए आप देखोगे क्रिकेटर सब प्रोजेक्टाइल को, बॉल को ऐसे फेंकता है 45 डिग्री पे। सो अगर आप ये प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकोगे, उस केस में प्रोजेक्टाइल का जो रेंज मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। Am I clear?
अगर हम एक पॉइंट यहाँ बना के लिखें, a projectile will have maximum range if it is projected at 45 degree. अगर आपने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंका है, उस केस में प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। समझ में आया सबको? Yes, sir. निकिता, आर्यन, Yes. सभी, सार्थक, जानवी, क्लियर है बेटा सबको पॉइंट ये? यस सर। यस सर। सो अगर आप प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो और वो प्रोजेक्टाइल अगर 45 डिग्री पे आपने फेंका है, उस केस में प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगा, दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। तो अभी तक दो कॉन्सेप्ट किया हमने। एक पिछला वाला कॉन्सेप्ट जो था हमारा कि कौन से एंगल पे फेंके जब रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम होगा, तो उसके लिए एंगल आपको मिला tan इनवर्स 4। सेकेंड केस में आपको मैंने क्या बोला कि बताओ कौन से एंगल पे आप फेंकोगे जब आपका रेंज मैक्सिमम मिलेगा। So if I am projecting the projectile at 45 degrees from the horizontal, in that case, we'll be having the maximum range of the projectile. So clear beta? यस सर। एक क्वेश्चन लिखिए, मैं एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगा आज आपको सॉल्व करने के लिए, तो शेयर विद कोमल मैडम को। क्वेश्चन लिखिए, अ प्रोजेक्टाइल is projected for maximum range. A projectile is projected for maximum range. Find relation between maximum height and range in this case. करिए। ओके, मैं करूँ इसको। R4H is equal to R tan theta. R आएगा बेटा, थीटा नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए फेंक रहा हूँ तो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए? अगर मैं प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए फेंक रहा हूँ 45 डिग्री। 45 डिग्री, अभी जस्ट किया ना हमने। अगर हम इसको मैक्सिमम रेंज के लिए फेंक रहे हैं, सो क्या उस केस में जो मेरा थीटा होगा, विल दैट बी इक्वल टू 45 डिग्रीज? अगर आप 45 डिग्री पे फेंकोगे तभी आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा ना? यस और नो? अब मुझे एक बात बताइए, यस सर। मैक्सिमम रेंज कितना होगा इस केस में? विल इट बी इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 ऑफ 45, क्योंकि sin 2 थीटा होता है, बाई g। सो बेसिकली रेंज मैक्सिमम कितना हो जाएगा? विल दैट बी इक्वल टू u स्क्वायर into sin of 90 degree by g। रेंज मैक्सिमम sin 90 का वैल्यू क्या होता है बेटा? इज इट इक्वल टू 1? यस और नो? इंप्लाइज इस केस में जो आपका रेंज मैक्सिमम आया, इज इट इक्वल टू u स्क्वायर बाई g? यस सर। इसको आप यहाँ प्लेस कर दो। अगर आप मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर दो बाय दैट फार्मूला,
So you are having u square sin square theta by what? 2g. So अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे, so now what will be my maximum height? Will it be equal to u square sine of 45 degree का whole square by what? 2g. What is sine 45? 1 by root 2. 1 by root 2 का whole square by what? 2g. 1 by root 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 by 2 आ जाएगा और नीचे एक 2 है, इसको अगर आप उधर शिफ्ट कर दोगे 1 by 4 आ जाएगा. So can we say बेटा h maximum will be equal to 1 by 4 of u square by g, क्योंकि एक नीचे 2 था और स्क्वायर करने के बाद 2 आ जाएगा. So will it be equal to 1 by 4? अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं u square by g की जगह पे can I place r maximum here? क्या ये जो टर्म आपको मिला, क्या इस टर्म की जगह पे कैन बी प्लेस आर मैक्सिमम यानी मैक्सिमम रेंज? Yes. So, अगर आप यहाँ प्लेस कर दोगे, so what we are having h maximum will be equal to r maximum by 4. Am I clear? इसका मतलब क्या है? What does it mean? इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो, we are projecting projectile with some velocity let's say, और ये लेकिन आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 45 डिग्री है, so प्रोजेक्टाइल अगर यहाँ से इधर गया और मान लो प्रोजेक्टाइल यहाँ से 80 मीटर दूर गया, लेट्स से फॉर इंस्टेंस कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल अगर 80 मीटर दूर गया, रेंज मैक्सिमम, क्योंकि 45 पे फेंका है आपने तो रेंज आपको मैक्सिमम मिलेगा. अब देखो अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ से 80 मीटर दूर गया तो कितना हाइट ये ऊपर उठेगा मैक्सिमम? 80 by 20. ये इसका मतलब. ध्यान रखना ये जो कंडीशन है दिस इज ओनली फॉर 45 डिग्री. सो इफ वी आर प्रोजेक्टिंग फॉर 45 और इस केस में अगर ये 80 मीटर दूर जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट इसका कितना होगा? 20 मीटर्स. इज इट क्लियर बेटा? समझ जा सभी को पॉइंट ये? Yes, sir. निकिता अब क्लियर बेटा यहाँ तक पॉइंट? Yes. रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज का लेक्चर क्लियर हो गया सबको? एवरीवन इज इट क्लियर? Yes, sir. मैं ये पीडीएफ भी इसका शेयर कर देता हूँ और एक असाइनमेंट भी शेयर करता हूँ. आज सॉल्व करो, कल इसका आगे का पार्ट कल डिस्कस करेंगे. ठीक है? Thank you, sir. सर हाँ बोलो. वो लॉज ऑफ मोशन में डाउट थे थोड़े. हाँ बोलो बेटा. सर वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं ना? इक्वल होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो Third अगर ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पे एक्शन लगाया मतलब वो नॉर्मल बी बी ए पे लगाएगा ना? करेक्ट. तो आगे लेकिन फोर्स मतलब उस फॉर्मूला से फाइंड किया तो फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन होगा. ठीक. आगे मतलब वो कंफ्यूज हो रहा है मुझे नॉर्मल. देख कंफ्यूज क्यों होगा? मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, इसके ऊपर तुमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस किया, राइट बेटा? अब देखो ये ऑब्जेक्ट का मास m kg का है, ठीक है? तो क्या ये ऑब्जेक्ट इस वाले नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे अपना वेट लगाएगा विच इज mg? ये हाँ. ऑब्जेक्ट ने एक्शन किया, इस ऑब्जेक्ट ने इस पे क्या लगाया? वेट. कितना वेट लगाया? mg. तो क्या ये जब इस पे एक्शन कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट भी इस पे रिएक्शन देगा? हाँ और रिएक्शन देने के लिए इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगा देगा? ऊपर की तरफ. ऊपर. करेक्ट. अब ध्यान से देखो. तो अगर आप इसका फ्री, अब समझना ये बात को, मान लो बेटा ये ब्लॉक ये है और ये ब्लॉक भी है, एक्शन किसने किया? एक्शन किसने किया? ए ने किया ना? ए ने. किसके ऊपर किया? बी पर. रिएक्शन किसने दिया? बी ने. किसके ए पर. ऊपर? ए के ऊपर. बराबर. सो अगर आप हाँ. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? अगर आप ब्लॉक ए को देखोगे, सो ब्लॉक ए का तो खुद का वेट नीचे होगा ही होगा, विच विल बी mg, और ये बी इस ए पे रिएक्शन दे रहा है ऊपर की तरफ, विच विल बी व्हाट बेटा? नॉर्मल रिएक्शन. होगा ऐसा बी ए का फ्री बॉडी डायग्राम? हाँ.
अगर आप बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन बी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बी ए पे रिएक्शन दे रहा है तो क्या ए भी बी पे रिएक्शन देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में? हाँ तो क्या अगर ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रहा है तो क्या ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगाएगा? हाँ। That's it. समझ गया? बट सर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो बी का मास अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा होगा ना फोर्स बी बाय ए। अरे कंफ्यूज मत करो, ये जो नॉर्मल लगा है वो किसकी वजह से लगा है? ए की वजह से लगा है ना। तो ये हाँ। नॉर्मल के लिए रिस्पॉन्सिबल किसका मास होगा? ए का मास रिस्पॉन्सिबल होगा कि बी का मास रिस्पॉन्सिबल होगा? ए का। तो बी के मास से मुझे क्या फर्क पड़ता है बेटा? बी का मास अगर 10 kg का भी होगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ लग रहा है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगा, ये नॉर्मल रिएक्शन किसके मास की वजह से लग रहा है? ए के मास की वजह से लग रहा है कि बी के मास की वजह से लग रहा है? ए के मास की वजह से। मुझे बी के मास से कुछ फर्क पड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन में? नहीं, लेकिन सर बी अगर पहले मतलब बी ने एक्शन दिया तो हाँ, तो फिर बी का मास डिपेंड करेगा। जैसे अगर इसी में अगर आप चेंज कर दोगे इसको, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऊपर ना हो कि अगर ये नीचे होता लाइक दिस, अगर ये ऐसे होता, ऐसा भी तो हो सकता था ना। हाँ। अगर ये ऐसे होता तो अब ये एक्शन करता तो इसमें इसका मास प्ले करता, फिर ये रिएक्शन देता। इस केस में ये बी का मास पार्टिसिपेट करता। बी का मास ज्यादा इंपॉर्टेंट होता कंपेयर टू ए का मास। मतलब जो ऊपर होगा उसका मास रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, वही ना प्रेस कर रहा है, जो ऊपर होगा वही प्रेस करेगा। तो अगर ऊपर वाला प्रेस करेगा तभी तो ये रिएक्शन देगा। सो ऊपर वाला कितने वेट से प्रेस कर रहा है उसी बात पे रिएक्शन डिपेंड करेगा ना। सो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का मास इंपॉर्टेंट होगा कंपेयर टू नीचे वाला मास। और अगर एडजेसेंट प्लेस हो गए तो मतलब साइड बाय साइड ए और बी एडजेसेंट होंगे तो हाँ, तो फिर जब तक उसमें कांटेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे देखो, एक अगर कांटेक्ट में होंगे तो कांटेक्ट में होगा लेकिन प्रेस करना चाहिए ना। अगर ये प्रेस नहीं करेगा, अब देखो जितने फोर्स से आप प्रेस करोगे तो जितने फोर्स से ये इसको धक्का मारेगा, मान लो इधर से ये ब्लॉक किया हुआ है, आगे मूव नहीं कर सकता, तो जितने फोर्स से ये इस पे धक्का मारेगा उतना ही रिएक्शन ये इस पे देगा। Am I clear? सो अगर आप इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा के प्रेस कर रहे हो तो ये भी इस पे रिएक्शन 10 न्यूटन ही देगा ना। हाँ। समझ में? जितना आप एक्शन करोगे, जितने फोर्स से आप उसको धक्का मारोगे, ये उतना ही रिएक्शन देगा। सो अगर ये आप एक्शन इधर से 10 न्यूटन का कर रहे हो, 10 न्यूटन से अगर आप प्रेस कर रहे हो तो ये रिएक्शन भी कितना देगा? दिस गिव रिएक्शन इक्वल टू 10 न्यूटन। yes, समझ में आया कि डाउट है अभी भी? समझ में आया। पक्का? हाँ। फिर भी और कुछ अगर बोलो। फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं ना। हर फोर्स पेयर में, हर फोर्स नहीं, मतलब फ्रिक्शन भी हो गया और पेयर में एग्जिस्ट करेगा, ये सब एग्जिस्ट करता है पेयर में, जो आपको भी डील करना है। तो अगर एक बॉडी फ्री फॉल में है तो उसके मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? फोर्स नहीं लगेगा, वो फ्री फॉल में है, उसको रेजिस्ट कोई कर ही नहीं रहा है, इसलिए वो ग्रेविटी से नीचे आ रहा है। हर वही तो मैं बोल रहा हूँ, हर बार पेयर में फोर्स लगेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर बॉल नीचे आ रहा है तो उस पर सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? एमजी, वो एमजी की वजह से आ रहा है, उसको ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हो तो, अदरवाइज एयर रेजिस्टेंस ऊपर फोर्स लगाता मतलब उस केस में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, है। दूसरा नहीं। बिल्कुल एक ही लगेगा, हर बार पेयर में लगेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पेयर में लगने के लिए दो सरफेस चाहिए, वहां तो एक ही ऑब्जेक्ट है, इस पे सिर्फ एमजी का फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से वो नीचे आ रहा है। हाँ सर। समझ गया? यस सर। कोई डाउट और? नहीं। थैंक यू थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए। सर हाँ निकिता, मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर दो, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट। मेरे पास अभी बुकलेट नहीं है, सेंड मी दैट क्वेश्चन, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। ओके? हाँ बोलो वैष्णवी। सर मुझे क्वेश्चन 16 नहीं समझ में आ रहा था। मुझे वो क्वेश्चन का भेज दो, मेरे पास बुकलेट अभी नहीं है, मुझे क्वेश्चन भेज दो, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन बाय इवनिंग। इवनिंग तक भेज दूंगा। ओके सर। और किस जानवी, अगर तुम्हें और भी कुछ डाउट रहेगा मुझे सेंड मी द क्वेश्चंस, आई विल सेंड यू द आंसर। ओके? यस सर। विल वाइंड अप। थैंक यू सर।